देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर टाइम कितना हो गया है, सुबह के 3:50 बज गए हैं। ओके, लगभग 4 बजने के लिए आए हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं 2 आवर्स में आपके टेक्स्ट बुक के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर केपलर का फर्स्ट लॉ देखते हैं। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो प्लैनेट का ऑर्बिट इलिप्स होता है और सन कहाँ पर होता है, एट वन ऑफ द फोकाई। एक तो यहाँ पर हो सकता है, नहीं तो एक तो यहाँ पर हो सकता है। इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर का सेकेंड लॉ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो देखो यहाँ पर ये जो लाइन ज्वाइन करती है किसको, प्लैनेट और सन को, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ तक स्वीप हुई है और ये लाइन देखो सी एस, ये बाद में कहाँ पर स्वीप हो गई, आगे चली गई डी एस। तो इन्होंने जो एरिया कवर किया है, ओके, इन्होंने 1 नाम दिया है, 2 नाम दिया है, 3 नाम दिया है। ये क्या है, इक्वल एरिया स्वीप करती है। और कैसे, इक्वल समय में। तो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ये केपलर का सेकेंड लॉ है। नेक्स्ट है कोई यहाँ पर केपलर का थर्ड लॉ देखते हैं। केपलर का क्या देखते हैं, थर्ड लॉ देखते हैं। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो ऐसे याद रखना है। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, यानी कि आर होता है मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो देखो यहाँ पर इसको, इस फॉर्मूला को याद रखते हुए आपको याद रखना है। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, ओके, टी मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट कहाँ पर, अराउंड द सन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के यानी कि कांस्टेंट। तो ये केपलर का थर्ड लॉ है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, देखो यहाँ पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनेट फोर्स। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, विथ अ डेफिनाइट फोर्स। बाद में उन्होंने बोला है दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, किसका किसका प्रोडक्ट, मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पर m1 इंटू m2, तो ये जो मासेस है उनके प्रोडक्ट के साथ फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, और आगे क्या बोल रहे हैं, एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अब नीचे, इन्वर्सली मतलब नीचे, ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, स्क्वायर। देखो यहाँ पर स्क्वायर है। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट, देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्या है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के बाद यहाँ पर कैपिटल जी आएगा। ओके, और ये फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनाइट फोर्स। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses of two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. ओके, जी यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो जी का यहाँ पर ऐसा यूनिट याद करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर kg स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब पर होता है यानी कि अपॉन में। ओके, और इसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो ये जी के बारे में था। इसका ऐसा यूनिट फिर से याद रखना, वैल्यू याद रखना। ओके, और ये था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो इसके ऊपर सवाल कैसे पूछा गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके ऊपर सवाल ऐसे पूछा जाता है कि मान लो अगर हमने मास डबल कर दिया तो फोर्स क्या होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में। देखना यहाँ पर F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ओके, एम यानी कि देखो हमारे दो ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल एम, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम। अब इन दोनों में से मैंने एक मास को मैंने डबल कर दिया। ओके, तो अब इन दोनों के बीच का फोर्स क्या रहेगा ये पूछेंगे। तो देखो ये तो पहले फोर्स था मास डबल होने से पहले, इक्वेशन 1 पकड़ता हूँ। अब मैंने मास डबल कर दिया तो एफ डैश लिखूँगा मैं, क्या लिखूँगा, एफ डैश जी। अब मैंने मास क्या कर दिया, डबल कर दिया। ओके, ये आ गया तो एफ डैश क्या आएगा, 2 GM_m अपॉन डी स्क्वायर। तो इसको गौर से देखो और इसको गौर से देखो, तो इसकी जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एफ। तो क्या आएगा इक्वेशन, एफ डैश इज इक्वल टू 2F। तो मेरा नया फोर्स इनिशियल फोर्स के क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा। ओके, तो मैंने मास डबल किया तो फोर्स भी क्या बन गया, डबल बन गया है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन आ चुका है और मैंने PDF में मतलब ऑलरेडी 2 वीडियो में ये सब कुछ बताया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मास एंड वेट का कंसेप्ट है, काफ़ी फेवरेट टॉपिक है बोर्ड का, इसके ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो मास एंड वेट के बारे में, तो मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ओके, वेट यानी कि क्या, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। तो वेट यानी कि एक फोर्स होता है, उस फोर्स के इस्तेमाल से अर्थ क्या करती है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके, तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, और वेट क्या है, फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। मास का ऐसा यूनिट है kg और वेट का ऐसा यूनिट है यहाँ पर न्यूटन। वेट का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। नेक्स्ट देखो, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मास के बारे में पढ़ते हैं। इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर। मास का वैल्यू हर जगह पर सेम होता है, लेकिन वेट देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सर ऐसे क्यों होता है, देखो वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg, आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो और इस g की वैल्यू हर जगह पर चेंज होती है। g की वैल्यू हर जगह पर चेंज होने से वेट की भी वैल्यू हर जगह पर क्या हो जाती है, प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम, इट इज़ अ मेजर ऑफ द इनर्शिया। मास क्या होता है, मेजर ऑफ द इनर्शिया होता है। ओके, मेजर ऑफ द इनर्शिया। बस इतने सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं डिफ्रेंसिएशन में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये था कंसेप्ट मास एंड वेट का। आगे बढ़ते हैं अब। देखो इस न्यूमेरिकल्स को रट्टा मारो एज इट इज़, इसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए। ओके, तो मून पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, इतनी होती है, और अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इतनी होती है अर्थ पर, और ये मून पर इतनी होती है। और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखो, √2gm/r। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखो। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से
हमेशा के लिए बाहर भेजना है तो उसको स्टार्टिंग में एक आपको वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ओके, उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। ओके, इसका डेफिनेशन भी प्लीज़ याद करो। अभी वीडियो को पॉज करो और एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन याद करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज में कुछ डेफिनेशन है, देखो सारे डेफिनेशन लर्न करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ है। अब जाओ एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में जो भी मतलब मैच द फॉलोइंग है, जो जो इजी है सारे क्वेश्चंस वो करो फास्ट। ओके। अब चलते हैं हम सेकंड चैप्टर के पास। फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज में जितने भी डेफिनेशन है, 4-5 डेफिनेशन है, वो लर्न करो अच्छे से। ओके। अब हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर डोबेरेनस ट्राइड्स देखेंगे। क्या देखेंगे? डोबेरेनस ट्राइड्स। देखो यहाँ पर मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। मिडल एलिमेंट कौन है? Na पकड़ता हूँ मैं। देखो ये वाला। ओके, मिडल एलिमेंट मुझे पता नहीं है कितना है, Na इक्वल टू मीन लेना है। अब क्या लेना है? मीन। किसका? एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट, यानी कि लिथियम और पोटेशियम का। तो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। ओके, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम कितना है? याद रखो इसका वैल्यू 6.9 है। 6.9 प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। ओके, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम कितना है? 39.1। ये वैल्यू प्लीज़ याद रखनी है। डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 46 अपॉन में 2, और आंसर क्या आ जाएगा? 23। देखो राइट है यहाँ पर। ओके, तो इसको कैसे याद रखना है? देखो, द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। ये था डोबेरेनस ट्राइड्स। देखो, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was approximately equal to atomic mass of mean of atomic mass of other 2 elements। ये वैल्यूज याद रखना है, एग्जाम्पल में लिखना है ये। और ऊपर क्या लिखना है? स्टेटमेंट। द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट was approximately equal to mean of the atomic masses of other 2 elements। ओके, चलो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पर देखिए, the atomic mass of middle element was approximately equal to mean of the atomic masses of other 2 elements, और इसको डोबेरेनस ट्राइड्स कहा जाता है। और ये पहला एग्जांपल आप याद रखोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके, और वैल्यूज़ भी इसकी याद रखने। और ये याद रखो, कार, स्कूटर, बाप, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, CBI, ऐसे याद रखो। ये है डोबेरेनस ट्राइड्स। आपको एग्ज़ाम में 3 ऐसे एलिमेंट्स देंगे और मास भी देंगे और पूछेंगे कि ये डोबेरेनस ट्राइड्स है या नहीं है। देखो, तो क्या करना है? 2 फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का मीन निकालना है, और उसकी वैल्यू अगर मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आ गई तो वो क्या है? डोबेरेनस ट्राइड्स है, वरना नहीं है। अब देखो, हमने लिथियम और पोटेशियम का मीन निकालने के बाद 23 आया, और 23 किससे मैच कर रहा है? सोडियम के साथ मैच कर रहा है ना। यस, तो ये डोबेरेनस ट्राइड्स है। अगर 23 की जगह पर 26 आता, इन दोनों का मीन निकालते तो, लिथियम और पोटेशियम का, तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा होगा, तो ये डोबेरेनस ट्राइड्स नहीं है। ऐसे सवाल आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। ओके, मेरिट यानी कि अच्छी बातें मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल की। चलो देखते हैं क्या है। एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज।
ओके, तो कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस रिवाइज कर दिए गए सो एज टू गिव देम प्रॉपर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, और उनको प्रॉपर प्लेस दी गई किसके हिसाब से? एटॉमिक मासेस के हिसाब से। ये मेंडेलीव ने अच्छा काम किया है, यानी कि एटॉमिक मासेस रिवाइज कर दिए और उनको एक प्रॉपर प्लेस पीरियोडिक टेबल में दी गई। फॉर एग्जांपल देखो, द प्रीवियसली डिटरमाइन एटॉमिक मासेस ऑफ बेरिलियम इज 14.9। पहले बेरिलियम का एटॉमिक मास 14.9 था, बाद में रिवाइज करने के बाद पता चला कि 9.4 है, तो वॉज चेंज टू करेक्ट वैल्यू 9.4। और बाद में बेरिलियम वॉज प्लेस बिफोर द बोरॉन, तो बोरॉन के आगे किसको रखा गया? बेरिलियम को रखा गया। तो ये अच्छी बात है, यानी कि एटॉमिक मासेस को उसने रिवाइज कर दिया और एलिमेंट्स को प्रॉपर प्लेस दी गई, प्रॉपर जगह दी गई। नेक्स्ट देखो, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखना है? मेंडेलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, क्या मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में वैकेंट प्लेसेस रखी, खाली जगह रखी। ओके, और उनको नाम भी दिया गया। तो देखो, मेंडेलीव केप्ट वैकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल एंड वर गिवन द नेम एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। देखो, मैं जितना बोल रहा हूँ ना उतना ही लिखना है। ओके, और उसके आगे ही उसी पॉइंट में आगे इसके एका सिलिकॉन के आगे लिखना है फुल स्टॉप देके, लेटर these elements were discovered and named as scandium, gallium and germanium respectively। ओके, और बाद में ये एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए और उनको नाम भी दिया गया, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। ओके, तो ये अच्छी बात हो गई, तो इसलिए ये मेंडेलीव का मेरिट है। अब हम देखते हैं मेंडेलीव का थर्ड मेरिट क्या है। ओके, देखो यहाँ पर मेंडेलीव क्रिएटेड द जीरो ग्रुप। Okay, Mendeleev created the zero group without disturbing the original periodic table। Okay, मेंडेलीव ने एक ज़ीरो ग्रुप बनाया और उसके ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को कोई डिस्टर्ब नहीं किया। ओके, एंड ऑल द नोबेल गैसेस, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना लिखो आप, एंड ऑल नोबेल गैसेस, ओके, नोबेल गैसेस फिटेड इन ज़ीरो ग्रुप। ओके, तो मेंडेलीव ने ज़ीरो ग्रुप बनाया और उस जीरो ग्रुप में सारे नोबेल गैसेस को क्या कर दिया? फिटेड किया। ओके, विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, और ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। ओके, नोबेल गैसेस यानी कि हेलियम, नियॉन, आर्गन होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये थे मेरिट ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हम देखेंगे डी मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। क्या लिखेंगे? डी मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। तो पहले आप याद रखो कोनी, ओके, कोबाल्ट एंड निकेल दोनों के एटॉमिक मासेस सेम थे, तो इनके सीक्वेंस के रिगार्डिंग एम्बिग्विटी आ गई थी। एम्बिग्विटी यानी कि कन्फ्यूजन। तो देखो, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम। एटॉमिक मास कोबाल्ट और निकेल का सेम था। अब क्या हो गया? देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिग्विटी यानी कि कन्फ्यूजन रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो उनके सीक्वेंस के रिगार्डिंग एम्बिग्विटी आ गई थी कि उनको कहाँ पर रखे, कोबाल्ट को पहले रखे या निकेल के पहले रखे। क्यों? क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास सेम था। ओके, दूसरा याद रखना है टॉप, दूसरा याद रखना आइसोटोप्स। ओके, देखो, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बनने के बाद बहुत सालों बाद आइसोटोप्स का डिस्कवरी हो गया। ओके, अब देखो, अ चैलेंज वाज पोज्ड इन प्लेसिंग देम इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो उन आइसोटोप्स को मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में प्लेस करने के लिए चैलेंज पोज हुआ, यानी कि चैलेंज सामने आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। द राइज इन एटॉमिक मासेस डज नॉट अपियर टू बी यूनिफॉर्म। ओके, दो एलिमेंट के बीच में जो एटॉमिक मास राइज हो रहा था वो यूनिफॉर्म नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू हैवी एलिमेंट। और इनका एटॉमिक मास यूनिफॉर्मली राइज नहीं हो रहा था,
तो ये पॉसिबल नहीं हो रहा था प्रेडिक्ट करना कि कितने एलिमेंट, हाउ मैनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर बिटवीन टू हैवी एलिमेंट, दो हैवी एलिमेंट के बीच में और कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे। ओके, ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो राइज ऑफ एटॉमिक मास है ये यूनिफॉर्म नहीं था। ओके, एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं है, प्लीज़ याद रखो। ओके, अब देखो यहाँ पर फोर्थ, हाइड्रोजन याद रखना है। क्या याद रखना है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विथ हेलोजन, दैट इज ग्रुप 7, एंड अल्कली मेटल्स ग्रुप 1। ओके, मैं जो बोल रहा हूँ उतना ही। हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विथ हेलोजन, दैट इज ग्रुप 7, एंड अल्कली मेटल, दैट इज ग्रुप 1। ओके, हाँ, तो हाइड्रोजन सिमिलरिटी दिखा रहा था हेलोजन्स के साथ और किसके साथ? अल्कली मेटल्स के साथ। ओके, तो और लास्ट में लिखना है, उसके आगे ही लिखना है देयरफॉर ही कुड नॉट प्रेडिक्ट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो मेंडेलीव ने हाइड्रोजन की एक्चुअल पोजीशन प्रेडिक्ट नहीं की थी। क्यों? क्योंकि वो दो ग्रुप जैसे रिजेंबल कर रहा था, प्रॉपर्टीज सेम दिखा रहा था। तो ये थे डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद रखना। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कैसे है? पीरियोडिक फंक्शन है, किसके हिसाब से? ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड्स 1 to 7। आप यहाँ पर देखो, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ओके, ये हॉरिजॉन्टल रोज से बना हुआ है। देखो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल रोज है और ये कितने हैं? 7 है। कितने हैं? ये रोज 7 है, 1 to 7। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखना है? द 18 वर्टिकल कॉलम इन दिस टेबल आर द ग्रुप्स। ओके, 1 to 18। अब ये देखो वर्टिकल, ये जो वर्टिकल कॉलम है इनको ग्रुप्स कहते हैं। और ये कितने हैं? 1 2 कितने हैं? पूरे 18 है, 18 है, 18 पूरा। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्रुप्स कितने हैं? 18 है। तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखो थर्ड पॉइंट में आपको क्या लिखना है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे? अपार्ट फ्रॉम दिस 7 रोज, देखो 7 रोज तो हमने देखे, 2 रोज आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखो ये तो 7 रो है, 1 2 ऐसे 7 रोज है। इसके अलावा 2 रोज बॉटम में भी शो किए हैं। ओके, पीरियोडिक टेबल के बॉटम में सेपरेटली शोन किए हैं। दीज आर कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज एंड द एक्टिनाइड सीरीज। इनका स्पेलिंग प्लीज़ याद रखो, इनको लैंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। अब फोर्थ पॉइंट देखो, द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ओके, तो ये जो एंटायर पीरियोडिक टेबल है ये ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। ओके, तो देखो यहाँ पर एस ब्लॉक, इसमें ग्रुप 1 और 2 आता है। पी ब्लॉक ग्रुप 13 to 18। डी ब्लॉक यहाँ पर 3 to 12। ओके, और एफ ब्लॉक ये नीचे वाला जिसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आता है। देखो द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक कंटेन्स ग्रुप 1 and 2। बाद में देखो पी ब्लॉक कंटेन्स 13 to 18 ग्रुप, डी ब्लॉक कंटेन्स 3 to 12 ग्रुप, और एफ ब्लॉक कंटेन्स लैंथेनाइड एंड द एक्टिनाइड सीरीज। ओके, तो ये हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, ओके, मेटेलॉइड एलिमेंट्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द जिगजैग लाइन। बस, क्या मेटेलॉइड एलिमेंट्स कहाँ पर लाई करते हैं? ऑन द बॉर्डर ऑफ द जिगजैग लाइन। बस इतना याद रखो। ओके, और उसमें और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ऑल मेटल लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन। ओके, जिगजैग लाइन के लेफ्ट में मेटल लाई करते हैं, वाइल ऑल द नॉन मेटल लाई ऑन द राइट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इतने सारे लगभग 6 पॉइंट हो गए आपको लिखने हैं। ओके, वीडियो को
पॉज करो और ये सारे लर्न करो जो मैं बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, आपको एक एलिमेंट दिया जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताएंगे। क्या है देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। तो आपको क्या करना है, सबका एडिशन करना है इलेक्ट्रॉन का। 8 और 2 10, 10 और 2 12, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आ गया, 12 आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट्स। अब हमें ग्रुप पूछा है, इस एलिमेंट्स का क्या आएगा। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये ट्रिक है SP वेज। तो देखो, शेल्स पीरियड्स के बारे में बताते हैं। शेल्स किसके बारे में बताते हैं, पीरियड्स। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग। ये जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में बिलोंग करता है। तो कौन बताता है, शेल्स इंडिकेट्स पीरियड। तो शेल्स देखो यहाँ पर KLM, देखो KLM, यहाँ पर 3 शेल है। ओके, तो कौन से पीरियड में लाई करेगा, थर्ड पीरियड में। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड पीरियड। टू विच व्हाट इज़ द ग्रुप। अब ग्रुप पूछा है, तो ग्रुप बताने का काम किसका है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट का इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट का इलेक्ट्रॉन। लास्ट का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, 2 है ना। ओके, तो ग्रुप भी क्या आ गया, सेकेंड। तो SP वेज याद रखो, आंसर चेक कर दो। ग्रुप सेकेंड, थर्ड पीरियड और 12। और विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड दिस एलिमेंट रिजेंबल। अब देखो ये कुछ नीचे एलिमेंट्स दिए हैं। ओके, और अपना ये जो एलिमेंट है वो किसके साथ रिजेंबल करता है। तो देखो, जिसके भी लास्ट के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके साथ वो रिजेंबल करेगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखो यहाँ पर 2,5 नहीं रिजेंबल करेगा। बेरिलियम देखो 2,2, अरे यस 2 है ना, तो रिजेंबल करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बेरिलियम आएगा। ओके, क्लोरीन देख लो 287 नहीं कर रहा, 2 नहीं है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम ही कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। यानी कि एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ओके, उन सब की वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम। देखो क्यों, मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी मेरे उन 2 वीडियो में, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ओके, देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज़ सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। देखो, सारे एलिमेंट्स एक ग्रुप में जो बिलोंग करते हैं उनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 1, उसके बाद में आता है सोडियम 281, एक मिनट 281। ओके, उसके उसके पहले लिथियम आता है। लिथियम का क्या आएगा, 2,1। तो देखो लास्ट का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों का क्या है, सेम है, 111 है। तो क्या है, जितने भी एलिमेंट्स सेम ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ओके, उनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज सेम। और उसकी वजह से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस यानी कि लास्ट का इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, सेम है। देखो 1 है, 1 है, 1 है। ओके, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी कौन डिटरमाइन करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, तो वैलेंसी भी क्या होगी, सेम। ओके, तो वैलेंसी को बताने का काम लास्ट के इलेक्ट्रॉन का है, दैट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक देखो, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। क्यों पता है, एक नया शेल ऐड हो जाता है, बस इतना याद रखो। तो देखो, एज वी मूव डाउन अ ग्रुप अ न्यू शेल इज़ एडेड। जैसे जैसे ग्रुप में हम मूव करते हैं एक एक शेल बढ़ते जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, देखो मान लो कि यहाँ पर एक शेल है, अब नीचे जाने के बाद कितने शेल हो गए, 2 शेल हो गए। तो ये डिस्टेंस बढ़ जाता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, यानी कि एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है। फिर एज वी मूव डाउन अ ग्रुप अ न्यू शेल इज़ एडेड, therefore the distance between the outermost electron, okay, and the nucleus increases,
एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और इसकी वजह से एटॉमिक साइज भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. हेंस एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज कौन है, हेलियम. ओके, द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, आंसर क्या है, हाइड्रोजन. द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है. नेक्स्ट देखो, द नोबेल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो इसका आंसर क्या है, हेलियम, He. नेक्स्ट देखो, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन है, फ्लोरीन ही है. ओके, इसके आंसर लर्न करना प्लीज़, इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. ये भी सारे आंसर लर्न करो फास्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अभी का अभी लर्न करो और फिर ही आगे बढ़ना. ओके, तो एक्सरसाइज में आ जाओ. एक्सरसाइज में फर्स्ट वाला एक्सरसाइज ओपन करो, मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट वाला एक्सरसाइज आपको क्या क्या करना है, टिक मार्क करके ले लो. ओके, फर्स्ट वाला एक्सरसाइज ग्रेविटेशन का, तो क्वेश्चन नंबर 1 करना है. ओके, फिर 2 का ए करना है, 2 का बी करना है. ओके, और केपलर के लॉ, सी में जो केपलर के लॉ है ना वो करने हैं. ओके, फिर आ जाओ यहाँ पर राइट साइड में पेज नंबर 15 पर एक्सरसाइज का थर्ड वाला क्वेश्चन करना है. एक्सरसाइज का थर्ड वाला क्वेश्चन करना है और मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बताता हूँ. फिफ्थ का ए करो, फिफ्थ का ए न्यूमेरिकल करना है और फिफ्थ का डी वाला न्यूमेरिकल करना है, फिफ्थ का डी. ओके, ये सारी मेरी बातें याद रखना. आगे बढ़ते हैं. अब आ जाओ सेकेंड चैप्टर ओपन करो, एक्सरसाइज में आ जाओ. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करना है, मैच द कॉलम. फिर सेकेंड कॉलम करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है. ओके, और थर्ड क्वेश्चन तो अभी हमने किया है. ओके, थर्ड के बाद आपको फिफ्थ क्वेश्चन पूरा करना है, फिर 8 क्वेश्चन पूरा करना है. ओके, और 6 का बी, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 6 का बी. ओके, नेक्स्ट आ जाओ गिव रीज़न देखते हैं. गिव रीज़न में यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या करना है. 7 का बी करना है, 7 का सी करना है, 7 का डी करना है. बस इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बाकी के तो हमने देख चुके हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो सब मेरे 2 PDF में है ही. अब आ जाओ यहाँ पर थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन. ओके, तो ये रिएक्शन मार्च 2023 में आई थी. इसको एज इट इज़ रट्टा मार दो. ओके, शुगर को हीट करने के बाद कार्बन और पानी मिलता है, वाटर, और बैलेंसिंग भी अभी रट्टा मार लो, 12 है और यहाँ पर 11 है. ओके, सिर्फ लिखने के लिए आई थी. इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. अब थोड़ा देखो अच्छे से देखना, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये डायग्राम देखो बस. ओके, चलो. इसके ऊपर देखो एक रिएक्शन बनती है, 2 रिएक्शन है. देखो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहते हैं. क्या कहते हैं, लाइमस्टोन, और इसका फॉर्मूला है CaCO3. इसको हीट करने वाले, तो देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, यानी कि हीट दे रहे हैं. ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखना. कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक. द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन. ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे. तो यहाँ पर लाइमस्टोन को हीट किया जा रहा है. जैसे हीट करेंगे लाइमस्टोन डिकम्पोज होगा CaO में और CO2 गैस में. ओके, CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड. CaO मतलब क्या, कैल्शियम ऑक्साइड. इसको क्विक लाइम भी कहते हैं. क्या कहते हैं, क्विक लाइम. और यहाँ पर CO2 बाहर निकलेगा. तो इसके ऊपर बहुत बार सवाल पूछा है. ओके, अब देखो यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में अभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किधर जाएगा, ये लाइम वाटर के अंदर जाएगा. ओके, लाइम वाटर मतलब क्या होता है, देखो CaOH होल ट्वाइस, ये लाइम वाटर है. ओके, CaOH होल ट्वाइस. इसमें कौन आ गया,
कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। कौन चला गया? कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब देखो कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, CaCO3 बनेगा और पानी बनेगा। CaCO3 दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से लाइम वाटर मिल्की बनता है। लाइम वाटर क्या बनता है? मिल्की बनता है। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये पानी में डिसॉल्व ही नहीं होता। ओके, तो मिल्की कौन सा गैस बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और लाइम वाटर मिल्की क्यों बनता है? क्योंकि उधर कैल्शियम कार्बोनेट तैयार होता है। क्या तैयार होता है? कैल्शियम कार्बोनेट तैयार हो जाता है। ओके, तो ये दो रिएक्शन याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ओके, चलो रिएक्शन के नीचे ऐसे नाम भी लिखने होते हैं, मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, आपको लिखना है। ये डायग्राम देखकर ये दोनों रिएक्शन आपको याद आनी ही चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये टॉपिक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंडोथर्मिक रिएक्शन भी थी है। ओके, और यहाँ पर डीकम्पोजिशन भी रिएक्शन थी, क्योंकि एक रिएक्टेंट हमें कितने प्रोडक्ट दे रहा था? 2 दे रहा था, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसको थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। देखो, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। देखो यहाँ पर फ्रॉम सिंगल रिएक्टेंट, देखो एक ही रिएक्टेंट है यहाँ पर, इससे 2 प्रोडक्ट मिल गए, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो Fe मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ओके, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो Fe की जगह, Cu की जगह पर कौन आने वाला? Fe। तो देखो FeSO पर बन गया और कॉपर बाहर गया। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन याद रखना। अब आ जाओ यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब कौन सी रिएक्शन देखेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ओके, क्या बताता हूँ? एक एग्जांपल बताता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखो यहाँ पर जिंक सल्फेट लेता हूँ मैं, Zn, वेट प्लीज़, ZnSO4, जिंक सल्फेट। क्या लिया मैंने? जिंक सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, BaCl2। नीचे नाम लिखो आप लोग, प्लीज़ लिखना। ओके, लिख के लेना, भूल जाओगे वरना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल याद रखना ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में 2 आयन्स है, एक जिंक और दूसरा बैरियम। अब क्या होगा? बैरियम जिंक की जगह पर जाएगा, तो क्या बनेगा? BaSO4। ओके, यानी कि एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जिंक बैरियम की जगह पर आएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर? ZnCl2, यानी कि जिंक क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पर ये आयन्स, रिएक्टेंट के अंदर के आयन्स क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं 2 बार। ओके, तो इसको क्या कहोगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सचेंज हो रहा है सीधा। यहाँ पर देखो, द रिएक्शन इन विच आयन्स इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज। क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहे हैं टू फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। और क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट बन रहा है। देखो BaSO4 के आगे हम ऐसे नीचे वाला एरो निकालेंगे, यानी कि प्रेसिपिटेट है ये, यानी कि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। ओके, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं और एक एग्जांपल पूछ सकते हैं, तो ये याद रखो। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फिर देखो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, इनके एग्जांपल्स आप, मतलब डेफिनेशन याद रखो। हीट अगर आप प्रोवाइड करते हो तो एंडोथर्मिक होता है। देखो यहाँ पर CaCO3 को हीट देने पर CaO और CO2 मिलता है, ये तो रिएक्शन हमने देखा है। एक्सोथर्मिक यानी कि क्या? CaO में पानी डालो तो CaOH2, यानी कि अपना क्या लाइम वाटर बनेगा। ओके, और हीट बाहर निकलेगी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये दो रिएक्शन भी याद रखो। ओके, चलो अब हम देखते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, क्या? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो सवाल देखो कैसे आएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल
रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर अफेक्ट करते हैं, तो सिर्फ नाम लिखने। तो देखो ए में क्या लिखोगे, लिख के ले लो प्लीज़, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये पहला फैक्टर है। ओके, दूसरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तीसरा क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। चौथा क्या है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। और पांचवा क्या है, कैटलिस्ट। पांचवा क्या है, कैटलिस्ट। पेज नंबर 40 और 41 ओपन करो आपके टेक्स्ट बुक का, तो वहाँ पर हेडिंग लिखी है, देखो, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन और कैटलिस्ट। और इसमें आगे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा भी एक फैक्टर एक्सप्लेन करो, तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कैटलिस्ट। मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कैटलिस्ट। तो पेज नंबर 41 ओपन करो आप लोग, देखो ये 41 पेज है। देखो ऊपर पहले 5 फैक्टर के नाम लिखे और नीचे मैं एक फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज़ कैटलिस्ट। अब मैंने कैटलिस्ट हेडिंग डाली है और फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ वहाँ पर मैं। देखो, द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज होगी, ओके, विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट। लेकिन उस मेरे सब्सटेंस के अंदर कोई केमिकल चेंज होगा क्या, नहीं, विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट, उस सब्सटेंस को मैं कैटलिस्ट कहूँगा। ओके, सेकेंड पॉइंट में मैं क्या लिखूँगा, देखो, द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। देखो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, इसका डीकम्पोजिशन किस में होता है, वाटर एंड ऑक्सीजन में होता है। टेक्स प्लेस स्लोली एट रूम टेम्परेचर। बेटा ये रूम टेम्परेचर में ना काफ़ी स्लो डिकम्पोजिशन होता है। ओके, थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे, हाउ एवर द सेम रिएक्शन ऑकर एट फास्टर रेट। बाप रे, लेकिन यही सेम रिएक्शन फास्टर रेट में होगी, कब, ऑन एडिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड पाउडर इन इट। अगर मैं इसके अंदर क्या ऐड करता हूँ, मैंगनीज डाइऑक्साइड दैट इज़ MnO2 ऐड करता हूँ, तो ये रिएक्शन फास्टर रेट से हो जाएगी। इसका मतलब पहले स्लोली रेट से हो रही थी रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मैंने एक केमिकल सब्सटेंस ऐड किया MnO2, वो ऐड करने पर रेट रिएक्शन का क्या हुआ, चेंज हुआ, यानी कि इंक्रीज़ हुआ। ओके, तो इससे ये तय होता है कि कैटलिस्ट भी रिएक्शन के रेट के ऊपर अफेक्ट करता है। ओके, तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। 5 फैक्टर थे और हमने एक फैक्टर एक्सप्लेन किया, MnO2 याद रखना, मैंगनीज डाइऑक्साइड। क्या याद रखना है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, याद रखो प्लीज़। ओके, इधर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, इधर भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, राइट साइड यानी कि लॉस होना, लेफ्ट साइड यानी कि ऐड होना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन, रिडक्शन पहले क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। चलो अब रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। ओके, सॉरी प्लीज़। रेडॉक्स रिएक्शन डेफिनेशन पहले आप लिख के ले लो, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। प्लीज़ आप लिख के ले लो, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। ओके, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड reduction takes place simultaneously is known as redox reaction, is known as redox reaction। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, redox reaction कहेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ, ये वाला एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, चलो देखो यहाँ पर, वेट, जूम करता हूँ पहले। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है रेडॉक्स रिएक्शन का। देखो यहाँ पर एग्जांपल क्या है, CuO प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर CO बनता है और क्या बनता है, पानी बनता है। अब अच्छे से देखना प्लीज़, CO के बाजू में ऑक्सीजन था,
अब Cu के बाजू में ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्या हुआ है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो आपको सवाल ऐसे आएगा कि कौन सा सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है, कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। तो किसका रिडक्शन हुआ है? टेल पकड़ो। CuO इज रिड्यूस्ड इनटू Cu। ओके, तो कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है? CuO। सेकेंड, देखो हाइड्रोजन, अचानक से उसमें ऑक्सीजन आ गया बाजू में, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है? टेल पकड़ो। किसका? H2 इज ऑक्सीडाइज इनटू H2O। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, जिस सब्सटेंस का क्या होता है? रिडक्शन होता है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडेंट होता है, नहीं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरी, ज़ेरो हो सकता है यहाँ पर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। प्लीज़ याद रखो, प्लीज़, आता है एग्ज़ाम में। ओके, ये कोई टाइम पास नहीं चल रहा। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्टेंट नहीं तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये था रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में A to Z डिटेल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी के अभी बुक पर प्रैक्टिस करो। कौन ऑक्सीडेंट, कौन रिडक्टेंट, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पूरा कर दो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट यहाँ पर ख़त्म हुआ रेडॉक्स रिएक्शन का। यहाँ पर कुछ टेस्ट ट्यूब दिए हैं। देखो, यहाँ पर आयरन नेल रखा है और बॉयल वाटर लिया है और ऑयल लेयर दिया है। तो यहाँ पर इसको कोई जंग नहीं लगेगा, नो रस्ट। ओके, अगर होगा भी तो वेरी स्लाइटली रेड से होगा। देखो, इस केस में सॉल्ट सॉल्यूशन है तो सॉल्ट वाट लगा देता है, रस्ट लगा देता है, तो रैपिडली यहाँ पर जंग लगेगा। यहाँ पर देखो एयर है, एयर का कांटेक्ट हो रहा है, तो रस्ट किसकी किसकी वजह से होता है? रस्ट यहाँ पर सॉल्ट और हवा की वजह से होता है। ओके, मॉइस्चर की वजह से होता है। तो यहाँ पर तो मॉइस्चर है, इसलिए ये स्लोली रेट से रस्ट होगा। यहाँ पर देखो रस्ट ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा ना ये ऑब्जॉर्ब करेगा। कौन है? अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो पूरे हवा को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। तो आयरन रस्ट होगा क्या? नहीं। तो फर्स्ट और फोर्थ टेस्ट ट्यूब में रस्ट नहीं होगा। यहाँ पर रैपिडली होगा, यहाँ पर स्लोली होगा। आगे बढ़ते हैं। और ये वाली डायग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने जो वीडियो बनाई है ना, उसमें जाओ और लर्न करो प्लीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अब एक काम करो, आगे बढ़ने से पहले, नहीं यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, चलो देखते हैं क्या है पहले। एक मिनट। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करने हमें। ओके, देखो यहाँ पर BaCl2 ZnSO4। ओके, तो क्या है इसका मैच किसके साथ लग जाएगा? इसके साथ। देखो इसमें भी Ba वगैरह है। देखो Zn ने Ba की जगह ली है और Ba ने Zn की, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, याद करो ये भी। AgCl Ag प्लस Cl, देखो एक रिएक्टेंट है लेकिन दो प्रोडक्ट बन गए, तो ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखो ये मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव की जगह लेगा, दैट इज़ F ये बनेगा, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहना है। देखो H2O CO2 क्या बनाएंगे? H2CO3, यानी कि दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बन दिया, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
ओके देखो वेट, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, राइट साइड में यानी कि हीट बाहर निकली है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, और एरो के ऊपर ट्रायंगल यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखो पहचानना कितना आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेट, देखो अब इसके बारे में हम देखेंगे। वेट एक मिनट। देखो, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन द रिएक्टेंट दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जो रिएक्टेंट है इनमें को किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है ये बताना है हमें। ओके तो इसके बारे में तो डिटेल वाइज नहीं बताऊंगा, बस याद कर लो, प्लीज़ याद कर लो, एग्ज़ाम में आएगा। Fe जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, Fe का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। एक मिनट देखो, आपको ऐसे लिखना है Fe अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके ऑक्सीडेशन हुआ है, Fe का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और सल्फर का रिडक्शन हुआ है। ओके तो आपको क्या लिखना है, Fe अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड S अंडरगोज रिडक्शन। ओके ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ओके ये यहाँ पर रिडक्शन हुआ है क्योंकि Ag के बाजू में ऑक्सीजन था लेकिन बाद में ऑक्सीजन चला गया और Ag अकेला रहा, तो ये Ag2O का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो आप क्या लिखोगे, Ag2O अंडरगोज रिडक्शन, इसका आंसर ये आएगा। अब देखो यहाँ पर Mg के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऐड हुआ है यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो आप क्या लिखोगे, Mg अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नहीं तो हाँ सॉरी, Mg अंडरगोज ऑक्सीडेशन, Mg का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और O2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। O2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर O2 था और लास्ट में एक और चला गया यानी कि रिडक्शन हुआ। अब ये देखो यहाँ पर NiO प्लस H2, तो NiO का रिडक्शन हुआ है, ओके, और H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। प्लीज़ याद कर लो, ऐसे ही लिखना है, NiO अंडरगोज रिडक्शन एंड H2 अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ओके और बैलेंस करना तो आपको आता ही होगा अच्छे से। देखो मैं ये करूँ क्या, हाँ देखो Ag यहाँ पर कितना है, एक है, और यहाँ पर कितना है, एक है, तो बैलेंस है। Cl देखो एक है, यहाँ पर भी एक ही है, तो ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर दो है लेकिन यहाँ पर एक ही है ना, तो मैं इधर दो लिखता हूँ, दो लिखा मैंने, हाँ, लेकिन इधर दो लिखने से हाइड्रोजन भी दो हो गए, तो है अपने पास। Cl कितने हुए, दो हुए ना, तो मैं यहाँ पर दो लिखूँगा। ओके लेकिन Cl तो दो हो गए लेकिन Ag भी कितने हो गए, दो, लेकिन यहाँ पर कितना, एक है ना, तो मैं इसको दो पकड़ता हूँ। ऐसे किया जाता है, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। देखो स्टेप वाइज बोला है, स्टेप वाइज तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे और आपको बताना होगा। ओके चलो स्टेप वाइज भी आ गए तो, लेकिन फिर भी आंसर लिखा करो, आधे मार्क्स तो मिलेंगे। ओके अब चलो सब इसका एक्सरसाइज ओपन करो। ये चैप्टर हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का करो। उसके बाद में आपको सेकेंड का ए करना है, उसके बाद में सेकेंड का बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला, उसके बाद में देखो सेकेंड का डी करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैसे होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, अभी देखा था हमने। सेकेंड का डी करो, सेकेंड का ई मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है PDF में। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर थर्ड में एंडोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके तीनों के भी मैंने एग्जांपल बताया और क्या होता है ये भी बताया है, करो फास्ट। ओके इसके बाद में आपको क्या करना है, फोर्थ का डी करना है, एयर टाइट कंटेनर वाला रेंसिडिटी का, वो करना है, और फिफ्थ वाला क्वेश्चन करना है। कौन सा, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करना है। फिर हमने 6 वाला किया, 7 वाला भी आपको करना है, 8 वाला किया है और 9 वाला किया है। तो वीडियो को पॉज करो और वो क्वेश्चंस में जो मैंने जो बोला है वो पहले आप करो। ओके और ये जो अभी तक जो भी पढ़ा है उसको प्रिपेयर करो। और मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे 2 वीडियो भी देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ढाई आवर्स के हैं, टोटल 5 आवर्स में वो कंप्लीट हो रहा है PYQ। वो सबसे पहले करो और वो होने के बाद आपको जो करना है वो करो। वो जो PDF है, वो जो वीडियोज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में, उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होंगे। अब हम
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर की ओर, फोर्थ चैप्टर, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रिक मोटर यानी कि एसी मोटर, फिर डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, इन सब का आपको डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, मैकेनिज़्म, वर्किंग, यूजेस, ये सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है और 5 मार्क्स के लिए आता है, तो इस वीडियो में तो मैं नहीं बता रहा, ओके। लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा आज ही और वो आपको अपलोड कर दूँगा, आपके पास पहुँच जाएगा। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टॉपिक, राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन दैट यू हैव हेल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, ओके। आप इमेजिन करो कि एक कंडक्टर है, ओके, और आपने वो राइट हैंड में हेल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है, इन सच अ वे दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और आपका थंब किसकी तरफ पॉइंट होगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। देन टर्न योर फिंगर अराउंड द कंडक्टर, फिर कंडक्टर के अराउंड में फिंगर्स टर्न कर दो। अब क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और ये जो आपके फिंगर का डायरेक्शन रहेगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे। वो क्या होंगे, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो थंब करंट का डायरेक्शन इंडिकेट करता है और ये कर्व फिंगर्स, ओके, ये क्या इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इसको मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल को। आगे बढ़ते हैं, सोलेनोइड। देखो सोलेनोइड का डेफिनेशन पूछेंगे, व्हेन अ कॉपर वायर विथ अ रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंड इन अ चेन ऑफ लूप। कॉपर वायर जिसको क्या होगा, रेजिस्टिव कोटिंग होगा, उसको क्या करना है, चेन ऑफ लूप में वाउंड करना है, यानी कि ऐसे स्प्रिंग जैसे बनाना है। यहाँ पर देख सकते हो, लाइक अ स्प्रिंग, इट इज़ कॉल्ड एज ए सोलेनोइड। तो ये डेफिनेशन पूछेंगे और बाद में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, तो ड्रॉ किया। नेक्स्ट सवाल ये भी पूछ सकते हैं, ओके, क्या पूछ सकते हैं, जो बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस करता है और जो सोलेनोइड प्रोड्यूस करता है वो दोनों सिमिलर होते हैं, क्यों। ऐसे भी सवाल पूछेंगे, सोलेनोइड बार मैग्नेट जैसे क्यों बिहेव करता है। तो देखो यहाँ पर क्यू, वन ऑफ द ओपन एंड ऑफ अ सोलेनोइड एक्ट एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। देखो एक मैग्नेटिक पोल, सॉरी, सोलेनोइड का एक पोल नॉर्थ पोल जैसा बनता है और दूसरा पोल साउथ पोल जैसे, और बार मैग्नेट में भी वैसे ही होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलेनोइड आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पैरेलल होती है, और बार मैग्नेट के अंदर भी सेम होती है, वहाँ पर पैरेलल ही होती है, ओके। दिस मीन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। सारे लाइन पैरेलल है, तो इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, क्या होती है, यूनिफॉर्म एवरीवेयर। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सोलेनोइड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके। देखो इसको कैसे याद रखना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो FMC, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ वो लिख के ले लो, एक इजी, इससे भी इजी रूल बताऊंगा मैं क्या है, कैसे याद रखना है। देखो स्ट्रेच थंब, ओके, फिर फोर फिंगर नहीं तो इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपके लेफ्ट हैंड का थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर स्ट्रेच करना है लेफ्ट हैंड का, कैसे, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनेंगे, कुछ इस कदर, ओके। नेक्स्ट क्या लिखना है, द थंब इंडिकेट्स फोर्स ऑन द कंडक्टर, फिर कॉमा, इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो FMC, F यानी कि फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, M यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, C यानी कि डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो मैंने जो बोला है वही लिखो, ये काफ़ी थोड़ा सा
ये हार्ड लैंग्वेज में दिया है। तो ये क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायग्राम अच्छे से याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पकड़, पहले देखते हैं क्या देखते हैं। फ्लेमिंग्स, एक मिनट प्लीज़, वेट 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 वेट। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखो क्या कहता है, इसको कैसे याद रखना है भाई। हाँ चलो, याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं। इसको याद रखना है मो मा आई सी। तो देखो याद कैसे, देखो इसके जैसे लिख सकते हैं, ईजी है। स्ट्रेच द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड इन सच ए वे दैट दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो राइट हैंड का थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर स्ट्रेच करना है कैसे, इन अ सच अ वे दैट दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने चाहिए। लेफ्ट हैंड में भी वैसे ही लिखा था हमने। द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। ओके, थंब क्या इंडिकेट करता है, एमओ मतलब मोशन। ओके, द थंब इंडिकेट्स द मोशन ऑफ द कंडक्टर। ओके, और इंडेक्स फिंगर मा बोला था, मा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो द इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट में क्या लिखना है, एंड मिडल फिंगर, आईसी लिखा था मैंने, इंड्यूस करंट, आईसी मतलब, एंड द मिडल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। दिस रूल इज नोन एज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। डायग्राम याद रखो, मो मा आई सी। नेक्स्ट देखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन देखते हैं। ओके देखो, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस। एक कॉइल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है, उसके नंबर क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले। मान लो पहले 5 गए, अब 6 गए, फिर 5 गए, फिर 6 गए। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स उस कॉइल में से जो पास हो रहे हैं वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। अब उस कॉइल के अंदर ना करंट अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो देखो करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, फिर उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज़ नोन एज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। इसको क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन कहते हैं। और जो करंट प्रोड्यूस हुआ है कॉइल के अंदर उसको इंड्यूस करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंड्यूस करंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोटर का डायग्राम दिया है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक मोटर है। तो जब भी उसमें बैटरी रहेगा, क्या रहेगा, बैटरी रहेगा, तो वो मोटर रहेगा, याद रखो इतना। ओके, और यहाँ पर स्प्लिट रिंग होती है। कौन सी रिंग होती है, आधी रिंग होती है, स्प्लिट रिंग। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके, एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। ये एसी जनरेटर है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, तो ये जी फॉर गैल्वेनोमीटर, जी फॉर जनरेटर, और एसी है। और एसी में यहाँ पर फुल रिंग होती है। क्या होती है, फुल रिंग होती है। इसका भी डायग्राम प्लीज़ याद रखना है, ड्रॉ करो। ये देखो, ये बैटरी नहीं है, सेल नहीं है, इसका मतलब ये कौन है, जनरेटर है। लेकिन यहाँ पर एमीटर लगा है, तो ये कौन सा जनरेटर है, डीसी जनरेटर है। और वहाँ पर फुल रिंग थी एसी में, यहाँ पर हाफ रिंग है। प्लीज़ तीनों का एनालिसिस करो अच्छे से, अभी क्या अभी, आगे मत बढ़ो। ओके चलो, ये भी हो गया। अब एक्सरसाइज ओपन करना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। अगर मेरी वो 2 वीडियो नहीं देखी है, ओके, तो आपका भारी नुकसान होने वाला है एग्ज़ाम में। चलो एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाओ, पेज नंबर 60 ओपन करो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद में आपको सेकंड क्वेश्चन करना है। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन करना है, फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन करना है। इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला क्वेश्चन, एसी जनरेटर एंड द डीसी जनरेटर, फोर्थ वाला क्वेश्चन। ओके, इसके बाद में फिफ्थ वाला क्वेश्चन करना है, फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिक्स वाला क्वेश्चन करना है। अब गिव रीज़न में देखो क्या क्या करना है। पहला करना है, फिर तीसरा करना है, सी वाला करना है। उसके बाद में देखो नाइन्थ वाला क्वेश्चन करना है, अभी मैंने पढ़ाया था नाइन्थ वाला क्वेश्चन। फिर 10th वाला क्वेश्चन, फिर 11th वाला क्वेश्चन। अगर हो सका तो न्यूमेरिकल कौन सा करना है, डी वाला करना है। न्यूमेरिकल कौन सा करना है, डी वाला। ओके चलो वीडियो को पॉज करो और एक क्वेश्चन जस्ट पढ़ लो फास्ट।
ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ पर 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 5th चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, दैट इज़ हीट। अब 5th चैप्टर देखेंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5th चैप्टर, ये एसी और डीसी करंट एक बार देख लो अच्छे से, क्या होता है इसका डिफ्रेंसिएशन याद रखना, मैंने मेरे वीडियो में बताया हुआ है। चलो इस ग्राफ को पहले अभी हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 5, ओके। वेट, देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना, तो पहले आपको ये लिखना है। फर्स्ट पॉइंट लिख के ले लो, अभी के अभी लिख के ले लो, मैं एक ईजी आंसर बताने वाला हूँ। ओके, लिख के ले लो, आंसर तैयार हो जाएगा आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अबव टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ shows the behavior of ice and water। तो ये जो ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये क्या शो करता है, बिहेवियर ऑफ वाटर कब, व्हेन हीटेड कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली। हम आइस और वाटर को कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली हीट कर रहे हैं, तो आइस और वाटर क्या बिहेवियर दिखाएंगे, कैसा बिहेवियर दिखाएंगे, ये बताने के लिए हमने ये ग्राफ का इस्तेमाल किया है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपको क्या लिखना है, देखो, द गिवन टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ शोज द बिहेवियर ऑफ आइस एंड वाटर व्हेन हीटेड कंटिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखना है, देखो, सेकेंड का ए पॉइंट। अब देखो ए बी, ये जो लाइन सेगमेंट है, मुझे बताओ यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा। ओके, टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, नहीं। हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, 0 ही दिखा रहा है 4 मिनट तक। इसका मतलब आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज 0 पे। तो देखो, लाइन सेगमेंट ए बी डिनोट्स कन्वर्जन ऑफ ऑल आइस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ए बी क्या इंडिकेट कर रहा है, आइस का कन्वर्जन पानी में हो रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, और बी वाला पॉइंट क्या लिखना है, लाइन सेगमेंट ए बी डिनोट्स लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, लाइन सेगमेंट ए बी डिनोट्स द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बता रहा है आपको हमें। ओके, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है आपको मैंने बताया हुआ था। ओके, अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नेक्स्ट देखो, अब थर्ड पॉइंट, ये बी सी क्या बता रहा है, देखो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है, 0 से कहाँ तक गया, 100 तक गया है। ओके, और यहाँ पर फाइनली पूरा वाटर बन चुका है, लिक्विड बन चुका है। तो आपको क्या लिखना है, देखो, लाइन सेगमेंट बी सी इंडिकेट्स द कंटिन्यूस राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, यहाँ पर फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। तो बी सी में वाटर का कंटिन्यूसली टेम्परेचर राइज हुआ है 0 से लेकर 100 तक। अब फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है, देखो, सी डी देखो, यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर टेम्परेचर अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ रहा, तो लिक्विड किस में बन रहा है, गैस में बन रहा है। इधर आइस वाटर बन रहा था 0 डिग्री पर, इधर लिक्विड गैस में बन रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको क्या लिखना है, देखो यहाँ पर लाइन सेगमेंट सी डी डिनोट्स कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट सी डी क्या बता रहा है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू स्टीम एट कांस्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। और क्या लिख सकते हो, इसका दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर। ओके, लाइन सेगमेंट सी डी डिनोट्स लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन था। आगे बढ़ते हैं। होप्स एपेरेटस का डायग्राम अभी के अभी ड्रॉ करो। ओके, वीडियो को पॉज करो और ये डायग्राम ड्रॉ करो। और फिर इसका यूज़ कहाँ पर होता है, देखो, स्टडी द एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, स्टडी द एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या होता है, देखो, एनामलस बिहेवियर, देखो, दुनिया के सारे लिक्विड 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अपना वाटर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने के बाद एक्सपांड होता है।
क्या होता है, एक्सपांड। तो ऐसे बिहेवियर को हम, ऐसे वाटर के बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, एनामलस बिहेवियर कहते हैं, क्या कहते हैं, एनामलस बिहेवियर कहते हैं। अब एक काम करो, चैप्टर ओपन करो प्लीज़, पेज नंबर 64। तो वहाँ पर है देखो, चैप्टर नंबर 60, पेज नंबर 64 और एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर के पैराग्राफ में देखो। ओके, हाँ, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड। ओके, ये क्या होता है, एक्सपांड होता है। एंड व्हेन कूल इट कॉन्ट्रैक्ट। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, हाउ एवर वाटर शोज अ एक्सेप्शनल बिहेवियर। ओके, इसके आगे क्या लिखना है, इफ़ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 अप टू 4 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। ये एक्सपांड होने की बजाय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। ओके, इसको कहते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट देखो, द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो पानी का बिहेवियर, ओके, जो होता है टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री तक, इसको हम कहते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पेज नंबर 64 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक मिनट, क्या हो रहा है, देखो ये क्वेश्चन है, आपको पूछा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो ये यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब इसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो मुझे एक अमाउंट ऑफ हीट लगने वाली है। इस अमाउंट ऑफ हीट को मैं क्या कहूँगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहूँगा। तो देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट देखो, इसको ये कहेंगे, देखो इसके ऊपर शायद आगे मैंने क्वेश्चन लिया है, वेट थोड़ा सा वेट करो। हाँ, यहाँ पर है क्वेश्चन, वेट, एक ये क्वेश्चन कहाँ गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, कौन से एलिमेंट की मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो देखो, एज द आयरन स्पीयर गोज डीपर इन द वैक्स लेयर, आयरन स्पीयर डीप गया है वैक्स लेयर में, इसका मतलब द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन इज मैक्सिमम। सेकेंड, विच एलिमेंट हैज़ द मिनिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जस्टिफाई। तो देखो, लीड का स्पीयर कम गया है अंदर वैक्स लेयर के, तो इसका मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कम है। तो देखो, एज द लीड स्पीयर डज नॉट रीच मच ऑफ द डेप्थ इन द वैक्स, वैक्स के डेप्थ में, बहुत ही डेप्थ में नहीं गया है लीड स्पीयर। ओके, देयरफॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लीड इज मिनिमम। फिर डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमने अभी पढ़ा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे आता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये जो ग्राफ जो शो कर रहा है ये क्या बताता है, एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, और ये इसका टेम्परेचर रेंज क्या है, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस है। ओके, याद रखना। और 4 पर डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और वॉल्यूम कम होता है वाटर का। प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है, मैं उसका आपको ये बताता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन। द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, ये हॉट ऑब्जेक्ट जितनी हीट एनर्जी लॉस करेगा इक्वल्स द हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट, और ये कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। क्या करेगा, गेन। ये है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। चलो आगे बढ़ते हैं। रीजलेशन यानी कि क्या होता है। ओके, द फेनोमेनॉन इन विच आइस कन्वर्ट्स लिक्विड, एक मिनट, आइस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। ओके, एंड देन रिकन्वर्ट्स टू आइस, और बाद में फिर से लिक्विड का क्या बनता है, आइस बनता है। कब,
वंस द प्रेशर इज रिमूव, जब प्रेशर को रिमूव करते हैं तब। तो प्रेशर लगाने पर आइस का लिक्विड बनता है, प्रेशर हटाने पर लिक्विड का फिर से आइस बनता है। इस चीज़ को रीजलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजलेशन। इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखोगे, ए में क्या लिखोगे, देखो कैसे होता है, ज़रूरत नहीं याद करने की, बस आपने लिखना क्या है वो देखो। ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड करने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस लोअर्ड बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट, देखो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, लोअर्ड बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओके, फिर क्या होगा, एज अ रिजल्ट आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इतना। अब प्रेशर रिमूव करने के बाद क्या होता है, देखो व्हेन प्रेशर इज रिमूव, यहाँ पर व्हेन द अप्लाइड प्रेशर इज रिमूव द मेल्टिंग पॉइंट इज रिस्टोर टू 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, फिर से 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वहाँ पर लोअर हो गया था, अब क्या हुआ 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। और वाटर यानी कि लिक्विड फिर से किस में कन्वर्ट होगा, आइस में कन्वर्ट होगा। तो ये पढ़ लो, इसको रीजलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन प्रिजर्विंग एक्वेटिक लाइफ इन रीजन्स ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। तो कोल्ड क्लाइमेट में तालाब वगैरह होता है, तो उधर एनोमलस बिहेवियर एक्वेटिक लाइफ को ज़िंदा रहने के लिए कैसे मदद करता है। तो देखो ये ना लेयर है, पानी की लेयर है, तो देखो आंसर कहाँ से चालू करना है, यहाँ से। व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो द 4 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, मैं इसको ऐसे करता हूँ। ओके, तो ये आंसर क्या क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मान लो तालाब है और इसके लेयर है कुछ, और यहाँ पर नीचे मछलियाँ है, एक्वेटिक लाइफ प्रिजर्व है। अब देखो क्यों ऐसे होता है वो मैं आपको बताऊँगा। ओके चलो देखो, व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो टेम्परेचर फॉल हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा रहा है। द वाटर ऑन द सरफेस स्टार्ट्स एक्सपांडिंग। ये जो वाटर है सरफेस पर बेटा, वो क्या होगा, स्टार्ट एक्सपांडिंग एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। इसका डेंसिटी जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, उसकी वजह से ड्यू टू दिस द वाटर रिमेन्स ऑन द टॉप, द वाटर रिमेन्स ऑन द सरफेस इटसेल्फ। और ये जो वाटर है ऊपर वाला, वो ऊपर ही रहने वाला है। जब 4 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जाएगा तो ऊपर वाला लेयर ऊपर ही रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट, विथ फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर टू 0 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, और अब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, अब कितना हो गया, फाइनली 0 डिग्री हो गया, और ये आइस बन गया। क्या बन गया, आइस बन गया बेचारा। आइस इज फॉर्म एट द सरफेस। ओके, हाउ एवर द वाटर बिलो वुड बी 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये जो नीचे जो वाटर रहेगा उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ओके, अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है, आइस बन चुका है ना, आइस इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड ब्लॉक्स द हीट एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड वाटर इन द पॉन्ड। तो आइस क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का, तो ब्लॉक करेगा हीट एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द वाटर। इसके बीच का हीट एक्सचेंज वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। क्यों, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है हीट का। और लास्ट के पॉइंट में, दिस मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिलो सरफेस एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो नीचे वाला टेम्परेचर है ये क्या होगा, मेंटेन होगा। क्या होगा, मेंटेन होगा। देयरफॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव बिलो द सरफेस इन पॉन्ड्स एंड लेक। तो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव करते हैं पॉन्ड के नीचे, यानी कि बिलो द सरफेस इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो आप ये 4 पॉइंट लिखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो अब और अभी लर्न करो। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। देखो विंटर में क्या होता है, ये एरोप्लेन है, मछली नहीं है, एरोप्लेन है। एरोप्लेन के इंजन से ना स्टीम बाहर निकलता है और बाद में वो कंडेंस होता है और उसका क्लाउड्स बनता है। और हमें नीचे से देखने पर
एक वाइट ट्रेल नज़र आता है, यानी कि निशान नज़र आते हैं वाइट ट्रेल। और ये विंटर में ये वाइट ट्रेल काफ़ी लंबे समय तक टिकते हैं। क्यों ऐसे होता है, गिव रीज़न पूछते हैं। तो देखो पूछा जा सकता है, ओके, वाइट ट्रेल एट द बैक ऑफ फ्लाइंग प्लेन इन अ क्लियर स्काई, क्यों हमें दिखाई देता है, ओके, और क्यों ज़्यादा समय लेता है। ये देखो, द वेपर रिलीज बाय एरोप्लेन इंजन कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड। फर्स्ट पॉइंट, जो भी वेपर रिलीज होता है इंजन से वो कंडेंस होगा और उसका क्लाउड बनेगा। अब वो ज़्यादा देर के लिए क्यों रहता है। सेकेंड पॉइंट देखो, इन विंटर सीजन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ मोर, ओके, विंटर सीजन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, मोर होती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे, हैंस इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अ वाइट ट्रेल टू डिसअपियर। तो वाइट ट्रेल को डिसअपियर होने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। क्यों भाई, क्यों रीज़न पूछा जा सकता है। तो इसका मेन आंसर है, मेन पॉइंट है, मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। विंटर सीजन में एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट कितना होती है, 100%। एग्जाम में सवाल पूछा है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा है तो एयर ह्यूमिड होती है। अगर 60% से कम है, लेस है, तो रिलेटिव तो एयर क्या होती है, ड्राई होती है। एयर क्या होती है, ड्राई होती है। यूनिट ऑफ हीट देखो, जूल, एसआई का, और सीजीएस का कैलोरी, ओके। 1 kg वाटर का, ओके, 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमें बढ़ाना है, दैट इज़ 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस करना है, तो उसको जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगती है उसको 1 कैलोरी हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 कैलोरी हीट कहते हैं, याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे, ओके। और फाइनली हमारे यहाँ पर 5 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। कितने चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, 5 चैप्टर। तो देखो क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज में आ जाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 71 ओपन करो। फर्स्ट क्वेश्चन करना है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखा हुआ है हमने, वो करना है। फिर क्या करना है हमें, थर्ड क्वेश्चन करना है। अब भी थर्ड क्वेश्चन ये किया हुआ है हमने, वो डायग्राम वगैरह ड्रॉ करनी है इसमें, स्पीयर की। थर्ड क्वेश्चन करना है। उसके बाद में फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी किया है, वो भी करना है आपको। फिर 6 का ए करना है। क्या करना है, 6 का ए करना है। और 6 का सी भी सेम ही है। देखो, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के ऊपर ही डिपेंड है। 0 से 4 डिग्री पर हीट करने पर एक्सपांड होता है, ये याद रखो। नेक्स्ट आ जाओ, पेज पलटो, पेज नंबर 72 पर आ जाओ, ओके। 72 बी वाला करना है, 7 का बी करना है, ओके। 7 का बी करना है। और हाँ, 7 का 8 वाला क्वेश्चन करना है, पैराग्राफ वाला है, एग्जाम में आया हुआ था। 7 का 8 करना है, 8 वाला क्वेश्चन, पेज नंबर 72, ओके। और हो सका तो पेज नंबर 69 पर एक न्यूमेरिकल है छोटू सा, वो करना है। फॉर्मूला है MCT, ओके। मास कितना है वहाँ पर, 5 kg है तो 5 लिखा। टेम्परेचर कितना है, ओके। सी का वैल्यू 1 होता है, सी का वैल्यू क्या होता है, 1। और डेल्टा टी यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो पहले 20 था और फाइनल क्या हुआ 100, तो 100 माइनस 20 80 आता है। तो 5 इंटू 80 400 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है, Q इज़ इक्वल टू MCT डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है, बाद में मैं बताऊँगा। 5 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। कितने चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, 5 चैप्टर। वीडियो को पॉज करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लर्न करो। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की ओर, ओके। चलो,